स्वागत है साथियों विकास शर्मा क्लासेस में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स और आज भी हम स्टैटिस्टिक्स के आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर्स को। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम पिछले लेक्चर्स को लेके थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं क्या क्या पढ़ लिया है अब तक, देख लीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ लिया था हमने? इंट्रोडक्शन के साथ ही हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली थी। डेफिनेशंस पढ़ ली थी स्टैटिस्टिक्स की, जो भी डेफिनेशंस इंपोर्टेंट थी हमने सबके विस्तार से चर्चा की है। फिर हमने पढ़ा कलेक्शन को लेके। क्या पढ़ा था? कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जिसे हमने पढ़ा था वर्गीकरण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। फिर इसके बाद हमने टेबुलेशन कर लिया था पिछला लेक्चर। अपना जो लास्ट लेक्चर था वह है टेबुलेशन ऑफ डेटा। ये 4 लेक्चर हमने कर लिए। इन चारों लेक्चर्स को अभी तक आपने नहीं देखा है तो इनको देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो इन पे एक बार गौर कीजिएगा। क्योंकि अगर टेबल से क्वेश्चन आ गया तो आप फिर गलत हो जाएगा अगर इसे नहीं किया। क्लासिफिकेशन को समझो, इसमें एक होता है गुणात्मक वर्गीकरण, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ डेटा की जो विधियां है उनको समझो। इंट्रोडक्शन ऑफ डेफिनेशन में डेफिनेशन को देखिए। स्टैटिस्टिक्स के जो टर्म्स है, इसके शब्द की व्युत्पत्ति को लेके उनको भी ध्यान में रखना है आपको। कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ा था। प्राइमरी जो डेटा था, प्राइमरी डेटा से रिलेटेड हमने जितने भी विधियां पढ़ी थी या मेथड पढ़े थे इसके, वो सारे इंपॉर्टेंट है, उन पे भी ध्यान से समझिएगा। प्रश्नावली और अनुसूची से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने नहीं देखा है तो ये लेक्चर भी देख लीजिएगा। इसके बाद क्लासिफिकेशन अपना हो गया था और टेबुलेशन के पार्ट्स पढ़ लिए थे हमने, और सीरीज भी अपनी कंप्लीट हो गई थी। आज जो अपना चैप्टर चलेगा वो चलेगा एमसीटी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चलेगा। लेकिन हम बात करते हैं स्टेप्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स के स्टेप्स हमने पढ़ा सर। हाँ, संकलन पढ़ा। हाँ सर, कलेक्शन जिसे बोलते हो आपने वर्गीकरण भी पढ़ा, जिसे आप क्लासिफिकेशन बोलते हो। आपने सारणीयन भी पढ़ा, जिसे टेबुलेशन बोलते हो। और आज पढ़ेंगे हम विश्लेषण के बारे में कि ये विश्लेषण में क्या होता है। देखिए, विश्लेषण में आता है तो एमसीटी, जिसे आप बोलते हो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसी के अंदर एक और देखो, अपकिरण के माप। क्या जाता है? अपकिरण के माप, जिसे बोलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। फिर आ जाता है आपका स्क्यूनेस, जिसे बोलते हैं विषमता। क्या बोलते हो इसे? विषमता। आगे बात समझ में। और एक आता है कर्टोसिस, जिसे प्रत्युशीर्षक बोलते हैं, प्रत्युशीर्षक इसे बोला जाता है। अगर ये 4 मान दिए हुए हो किसी भी डेटा से रिलेटेड, तो उस डेटा का आप आराम से विश्लेषण कर सकते हो, उसका पूरा ब्यौरा बता सकते हो कि ये किस प्रकार का डेटा है। तो आज हम जो पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे एमसीटी को लेके, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब देखिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसी को बोलते हो आप एमसीटी। क्लियर? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब ध्यान से समझना है इसको। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इससे पहले तो समझना है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते क्या है। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप श्रेणी के सभी मूल्यों का कोई तो प्रतिनिधित्व करता होगा, वह मूल्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। समझिए, इसे आराम से समझते हैं हम। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है। ये आपका एक सर्कल है, इसका सेंटर तो यही होता है सेंटर। ये सेंटर से ही बना है सर्कल। लेकिन मैंने बोला कि ये सब डेटा है। क्या है? ये सब डेटा है, ये सब आंकड़े हैं, समंक है। क्या है? सबके सब समंक है। इन समंक में से एक ऐसा समंक है
या इनसे बाहर भी सेम समंक भी नहीं हो सकता, सेम समंक भी हो सकता है, यानी श्रेणी का भी समंक हो सकता है, श्रेणी का ही भी मूल्य हो सकता है और श्रेणी के बाहर का मूल्य भी ये हो सकता है। जो पूरी श्रेणी का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व, क्या कर रहा है, पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व, उसी को आप क्या बोल सकते हो, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। जैसे आपकी सीरीज हो गई 5 2 3 4 6, ये आपकी क्या हो गई, सीरीज हो गई। ये डेटा दिया हुआ है व्यक्तिगत श्रेणी का। मैं इस डेटा का जब केंद्रीय प्रवृत्ति का माप निकालता हूं तो आंकड़ों का योग करूंगा और इसमें संख्याओं का क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा। मैं 5 + 2 + 3 + 4 + 6 कर दिया और डिवाइड क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो 10 और ये क्या हो गए 20 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आया, ये 4। ये जो 4 आया इसी को बोलते हो आप रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। ये वैल्यू देखो इस श्रेणी के सभी मूल्यों के इर्द गिर्द है। इससे कितना दूर है, ये 4। इससे तो बिल्कुल सेम ही आ गया ये। इससे एक ही कदम दूर है, इससे 2 कदम दूर है, इससे 1 कदम दूर है। समझ रहे हो क्या, ये क्या बन गया, श्रेणी का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। आ गया क्या समझ में, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप समझ में आ गया क्या, श्रेणी का वह मान जो श्रेणी के इर्द गिर्द रहता है या श्रेणी के सभी मान इसके इर्द गिर्द रहते हैं, उसी को बोलते हो आप केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। आगे बात समझ में, देखिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन देखो, वह मूल्य या मान, वह मूल्य, ऐसे बोल दो, वह मूल्य या मान जो संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वह मान या मूल्य जिसके इर्द गिर्द श्रेणी के सभी मूल्य होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या, जो संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। वह मूल्य या मान जो संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। वह मान जिसके इर्द गिर्द श्रेणी के सभी मूल्य होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। आगे क्या बात समझ में, जैसे जिस प्रकार से हम बात करते हैं, अपने घर के लेके ही बात कर ले, आपके शादी के कार्ड आते होंगे, घर में शादी के कार्ड आते हैं तो सबसे बड़े व्यक्ति का नाम उस पे आता है या नहीं आता है, श्रीमान फलाना फलाना, जिसका नाम आता है वो आपको घर के रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, वो आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है आपके घर को। ऐसे ही श्रेणी में भी एक ऐसा मूल्य होता है जो पूरी श्रेणी को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव बनता है। आगे क्या बात है समझ में कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है, ये बात क्लियर है क्या। अब देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में यूएल कैंडल ने कुछ विशेषताएं बताई है आदर्श माप को लेके। कैंडल की विशेषताएं है केंद्रीय माप को लेके, ठीक है। एमसीटी के लिए कैंडल ने आदर्श माप की कुछ विशेषताएं बताई है। इसको ऐसे लिख लो, केंद्रीय प्रवृत्ति के आदर्श माप की विशेषताएं यूल
कैंडल के द्वारा, ऐसे लिख लो, कैंडल के द्वारा, यूलैंड कैंडल बोलते हैं इसको, कैंडल के द्वारा। अब देखिए यहां पे समझना, केंद्रीय प्रवृत्ति के आदर्श माप की विशेषताएं कैंडल के द्वारा बताई हुई है कुछ, जिन विशेषताओं से पता लगता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप, कौन सा मेजरमेंट सबसे उपयुक्त है, सबसे अच्छा है। आदर्श का मतलब होता है सबसे अच्छा। देखिए सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि वो क्या होना चाहिए, सभी अवलोकनों पर आधारित होना चाहिए, श्रेणी के सभी अवलोकनों पर आधारित होना चाहिए, सभी अवलोकनों पर आधारित। सर ये अवलोकन क्या होता है, यानी सभी संख्याओं पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। बात क्लियर। दूसरी बात, समझने तथा गणना करने में क्या होना चाहिए, आसान, गणना करने में आसान होना चाहिए। इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, आसान होना चाहिए। बात क्लियर है क्या? हाँ सर बात क्लियर हो रही है। थर्ड देखिए, श्रेणी के सभी अवलोकनों पर आधारित होना चाहिए, समझने में तथा गणना करने में, समझने तथा गणना करने में भी क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। प्रतिचयन उच्चावचनों से न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए, ये बात भी होनी चाहिए उसमें। क्लियर है? चरम मूल्यों से, श्रेणी के चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए। ओके देखिए फोर्थ, बीजीय विवेचन संभव होना चाहिए, संभव होना चाहिए। बीजगणितीय विवेचन लिख देना, बीजगणितीय विवेचन संभव होना चाहिए, यहां पे लिख लो बीजगणितीय विवेचन संभव होना चाहिए। आप सुन रहे हो तो वो लिख लो, बीजगणितीय विवेचन संभव होना चाहिए। नेक्स्ट, स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। एक केंद्रीय प्रवृत्ति का आदर्श माप वह होता है जिसमें ये सभी गुण हो या ऑलमोस्ट गुण हो, समझ रहे हो? ये केंद्रीय प्रवृत्ति की जो विशेषता है ये आदर्श माप के लिए है। श्रेणी के सभी अवलोकनों पर आधारित होना चाहिए, समझने तथा गणना करने में आसान होना चाहिए, प्रतिचयन उच्चावचनों से न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए, सैंपलियन फ्लक्चुएशन बोलते से, श्रेणी के चरम मूल्य से न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए, लिस्ट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज, बीज गणितीय विवेचन संभव होना चाहिए और स्पष्ट रूप से क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। ये सभी बातें उसके अंतर्गत होनी चाहिए या ऑलमोस्ट होना चाहिए, तो उसको हम बोल देंगे क्या, आदर्श माप। आगे की बातें समझ में, पहले तो बात किया हमने क्या होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, वह मूल्य जो श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, संपूर्ण श्रेणी का क्या करता हो, प्रतिनिधित्व करता हो, वही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। वह मान जिसके इर्द गिर्द श्रेणी के सभी मूल्य होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। ये बातें नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए आगे देखिए, अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में स्टैटिकल एवरेजेस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, सांख्यिकीय माध्य। सबसे पहले तो हम उन माध्य में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसमें आते हैं गणितीय माध्य। कौन से आते हैं? गणितीय माध्य। दूसरा आ जाता है स्थिति माध्य, और थर्ड आता है आपका
व्यापारिक माध्य, व्यापारिक माध्य। इसको आप मैथमेटिकल एवरेज बोलते हो, मैथमेटिकल एवरेजेस। इसको बोलते पोजिशनल एवरेजेस, पोजिशनल एवरेजेस। और इसे बोलते हो आप कॉमर्शियल या बिजनेस, बिजनेस या कॉमर्शियल, बिजनेस या कॉमर्शियल एवरेजेज, एवरेजेज। ये ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए ये कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। एक तो होता है आपका एएम, जिसे आप समांतर माध्य बोलते हो। क्या बोलते हो? समांतर माध्य। इसी को अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। एक होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है? गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ये गणितीय माध्य है। एक होता है आपका एचएम, हार्मोनिक माध्य, यानी हरात्मक माध्य। आगे के बाद समझ में, ये तीनों के तीनों कौन से हैं? गणितीय माध्य हैं। स्थिति माध्य में 2 आते हैं। कितने आते हैं? 2। एक तो आता है आपका मीडियन, मीडियन जिसे आप मध्यिका बोलते हो। क्या बोलते हो? मध्यिका या माध्यिका, एक ही बात है। एक होता है आपका मोड, जिसे जेड से डिनोट भी करते हैं, इसे बहुलक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बहुलक। बात क्लियर है क्या? इधर आते हैं आपके चल माध्य, चल माध्य 3 आते हैं इधर। चल माध्य, मूविंग एवरेज बोलते हैं इसे, मूविंग एवरेज। दूसरा आ जाता है आपका प्रोग्रेसिव, यानी इसे बोलते हैं प्रगामी माध्य, प्रगामी माध्य। इसको बोलते हो आप प्रोग्रेसिव एवरेज। थर्ड आ जाता है आपका संयुक्त माध्य, संयुक्त माध्य। इसे बोलते हो कंपोजिट एवरेज। क्या बोलते हो इसे? कंपोजिट एवरेज। क्लियर? ये सभी, ये चार्ट बना लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ निम्न में से कौन सा स्थिति माध्य है। फिर ऑप्शन में दे देते हैं, ये 3 इनमें से दे दिया, 1 इनमें से दे दिया। तो आपको ध्यान में रखना है स्थिति माध्य कौन से हैं, गणितीय माध्य कौन से हैं, व्यापारिक या चल माध्य आ जाता है, प्रगामी आ जाता है, इसमें संयुक्त माध्य आ जाता है। ये 3 इसमें आ जाते हैं। ये सभी, ये चार्ट बना लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हो। इन तीनों का नाम, ये तीनों आते हैं गणितीय माध्य में, ये आते हैं दोनों स्थिति माध्य में, ये आते हैं किसमें? व्यापारिक या कॉमर्शियल एवरेजेस में। क्लियर है बात? अब देखिए आगे। आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन को लेके। किसको लेके? अर्थमेटिक मीन को लेके। अब देखिए अर्थमेटिक मीन क्या है। हम बढ़ रहे हैं अर्थमेटिक मीन, जिसे बोलते हो समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? श्रेणी के सभी मूल्य के योग में श्रेणी की संख्याओं का भाग देने पर जो मान आता है वही क्या कहलाता है? समांतर माध्य कहलाता है। श्रेणी के ऐसे लिख लो इसे, वह मूल्य जो श्रेणी के सभी मूल्यों के योग में, सभी मूल्यों के योग में श्रेणी की संख्याओं का भाग देने पर, श्रेणी यानी मूल्यों की संख्याओं का भाग देने पर, योग में मूल्यों की संख्याओं का भाग देने पर प्राप्त होता है। वह मूल्य जो श्रेणी के सभी मूल्यों के योग में मूल्यों की संख्याओं का भाग देने पर प्राप्त होता है, समांतर माध्य कहलाता है। समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बार बराबर श्रेणी की सभी मूल्यों का योग, श्रेणी के सभी मूल्यों का योग
और इसमें डिवाइड दे रहे हो श्रेणी की संख्या, मूल्यों की संख्या हो, मूल्यों की संख्या है, श्रेणी के मूल्यों की संख्या है। इससे आपने इसे डिवाइड दे दिया तो क्या आ गया आपके पास, समांतर माध्य। वह मूल्य जो श्रेणी के सभी मूल्यों के योग में मूल्यों की संख्याओं का भाग देने से प्राप्त होता है समांतर माध्य कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जब व्यक्तिगत श्रेणी का ही ले लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। जैसे हमने ले लिया 2 3 4 6 5 1 4, ये ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये इंडिविजुअल सीरीज के हैं। अब देखिए इसको कैसे करोगे, श्रेणी के सभी मान हैं, अब सभी वैल्यूज को आप जोड़ लीजिए, 2 + 3 + 4 + 6 + 5 + 1 + 4, ये हो गए। कितने मान हुए, 6 और एक 7 मान हो गए। अब इनको ऐड कर लीजिए, 5 5 10 20 और 25, कितने हो गए ये टोटल, ये 7 हो गए टोटल। और इनका टोटल करते हो तो कितने हो गए, 5 15 20 और 25, 25 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो गया, कितना हो गया, 7 या 21, 3.5 लगभग ये मान आ जाएगा आपका। इसी को क्या बोल देते हो आप, समांतर माध्य। अब देखो समांतर माध्य की विधियां पढ़ेंगे और हर विधियों को हम करते जाएंगे। ये पहले नोट कर लीजिए, वह मूल्य जो श्रेणी के सभी मूल्यों के योग में, वह मूल्य जो श्रेणी के सभी मूल्यों के योग में मूल्य की संख्याओं का भाग देने पर प्राप्त होता है समांतर माध्य कहलाता है। ये नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। समांतर माध्य को निकालने की विधियां देखिए, समांतर माध्य को निकालने की विधियां, समांतर माध्य की विधियां, समांतर माध्य की विधियां, समांतर माध्य की विधियां देखिए। सबसे पहले तो होते हैं आपकी क्या, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी होती है, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड जिसे बोलते हैं, ओके। एक होता है आपका शॉर्टकट मेथड, लघु रीति, इसे बोलते हो आप लघु रीति। एक हो जाता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन रीति, पद विचलन रीति बोल दो या विधि बोल दो, एक ही बात है, ये होता है, ठीक है। इसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ये आपके मेथड है, नोट कीजिए आप इन्हें, फिर हम आगे चलते हैं। कितनी विधियां है, 3 विधियां है, तीनों को नोट कीजिए आप। शॉर्टकट मेथड का एक नाम और हो जाता है इसका अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं इसे, अज्यूम मीन मेथड, ठीक है, या कल्पित माध्य रीति भी बोलते हैं इसे, कल्पित माध्य रीति, कल्पित माध्य रीति, ठीक है। आज इसके फॉर्मूलाज को लेके बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए, इसके फॉर्मूलाज को लेके बात करते हैं हम, चलिए आगे। अब देखो आगे, देखो 3 मेथड है आपके, एक तो डायरेक्ट मेथड, हाँ सर एक तो डायरेक्ट मेथड है जिसे आप प्रत्यक्ष विधि बोलते हो, दूसरी आपकी अज्यूम मीन मेथड है, अज्यूम मीन मेथड, थर्ड आ जाता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड कौन सा आ जाता है, स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 विधियां है जिनके थ्रू हम क्या निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। अब अर्थमेटिक मीन देखिए, सबसे पहले तो आती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी आती है, इंडिविजुअल सीरीज, जिसे आप व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हो। क्या बोलते हो इसे, व्यक्तिगत श्रेणी। अब व्यक्तिगत श्रेणी का क्या फॉर्मूला होता है वो देखिए, इसमें कर लेते हो आप
सम ऑफ एक्स अपॉन एन। क्या हो जाता है, एक्स बार का मतलब सम ऑफ एक्स अपॉन एन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका टोटल कर लो और उनके नंबर्स का क्या दे दो, उसमें डिवाइड दे दो, तो आपको फाइंड हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn डिवाइडेड बाय n। आगे की बात समझ में, इसको ऐसे भी कर सकते हो। मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, आप लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है यहां पर। ओके, दूसरा यहां पर आ जाता है आपका दूसरा मेथड a प्लस, ध्यान से समझना, a प्लस क्या कर देते हो, सम ऑफ dx अपॉन n, सम ऑफ dx अपॉन n। यहां पर dx कैसे निकलता है, dx निकलता है x माइनस a करने पर। कैसे निकलता है dx, x माइनस a करने पर। आगे की बात समझ में, और उसमें n का डिवाइड दे देते हो तो ये आपको फाइंड हो जाएगा। अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सम ऑफ d डैश x अपॉन n इंटू आई कर देते हो। ओके, तीनों मेथड से देख लीजिए आप। इसमें कैसे निकालोगे, x बार सम ऑफ x अपॉन n, यहां पर a प्लस सम ऑफ dx अपॉन n कर दोगे। स्टेप डेविएशन में आप इस तरह से निकाल देते हो। अब देखिए, खंडित श्रेणी आती है आपकी, जिसे बोलते हो आप डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हो, डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज को आप बोलते हो खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में आपको भी पता है क्या होती है, फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, जो मूल्य है उसके साथ क्या दी हुई होती है, उनकी आवृत्ति भी दी हुई होती है। तो अगर आपने श्रेणी नहीं पढ़ी है तो अपने क्लासिफिकेशन वाले लेक्चर में श्रेणी को आराम से कर लो। क्लासिफिकेशन या जो भी लेक्चर है अपने कलेक्शन ऑफ डेटा में है या क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा दिया है, तो सीरीज भी आपको मिल जाएगी, पिछले लेक्चर आप देख लो। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालोगे, x बार बराबर यहाँ पे क्या लग दोगे, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, मूल्यों से, और उसमें सम ऑफ f कर दीजिए, यहाँ पर सम ऑफ f कर दीजिए। आगे के बाद समझ में, अब यहां पर क्या कर दोगे, यहां पर x बार बराबर क्या हो जाएगा, वही a प्लस, जहां पर यहां पर क्या करना है, f dx अपॉन सम ऑफ f। क्या करना है, सम ऑफ f। dx का पता है ही, कैसे निकलता है dx, वही है dx बराबर x माइनस a करने पर प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है क्या बात। यहां पर भी क्या होगा, x बार बराबर a प्लस सम ऑफ f d डैश x अपॉन n नहीं आएगा, यहाँ पे सम ऑफ f लिख दो, इंटू आई कर दो। आगे के बाद समझ में, ये फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए, इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेसिस पे हम क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, वैसे तो अब आता है आपके कंटिन्यूअस सीरीज। कौन सी आती है, कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज को बोलते हैं सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी। सतत श्रेणी, इसमें क्लासेस रहती है, हाँ सर क्लासेस रहती है। इसमें देखो सम सीधा सा है, डायरेक्ट मेथड में कैसे करोगे, वही सेम है, जब सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, ये x निकलता है जो आपके वर्ग दिया जाता है, जो क्लास दिया जाता है उसका मिड वैल्यू निकाल के ये x निकालते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई होने के बाद उनका टोटल किया जाता है और उस टोटल में सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज का डिवाइड देके से कैलकुलेट किया जाता है। बात क्लियर है क्या। अब देखिए आगे, यहाँ पर x बार बराबर वही a प्लस सम ऑफ f dx अपॉन सम ऑफ f। आगे के बाद समझ में, अब देखिए लास्ट, x बार बराबर a प्लस सम ऑफ f, ये समीशन का साइन है, सिग्मा f d डैश x अपॉन समीशन f, या इसको बोलो सिग्मा f इंटू ये आ जाता है क्लास इंटरवल। ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए तीनों, ये है आपकी सीरीज श्रेणी और उनके फॉर्मूलाज। ओके,
ये नोट कर लीजिए, इनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। इनसे ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि एग्जाम में फॉर्मूलाज पूछेंगे, आपको फॉर्मूलाज नहीं पूछेंगे, आपको या तो इंडिविजुअल सीरीज का क्या दे देंगे, क्वेश्चन दे देंगे, वो सिंपल सा रहेगा। उसमें क्या रहेगा, जो फिगर रहेगी उनका टोटल कर लो, संख्याओं को भाग देके निकाल लो। फिर भी मैं इनको बताऊंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक बार देख लीजिए आप इन्हें, फिर हम आगे चले। मिटा देते हैं आप। अब देखो आगे, अब आगे देखिए,